नमस्कार, दिस इज रविनाथ फ्रॉम जीपीसी सिरोही, प्रवक्ता विद्युत। हमने लास्ट ट्रांसफार्मर में देखा था, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी पे। इफिशियंसी से पहले लॉस के बारे में बात करेंगे। लॉसेस के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉसेस होते हैं। उसके बाद इफिशियंसी की चर्चा करेंगे। तो हम लॉसेस की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी किसी भी डिवाइस का इफिशियंसी उसका आउटपुट अपॉन डिवाइस का इनपुट होता है। वी ऑल नो दिस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट बटा आउटपुट प्लस ऑल लॉसेस, या फिर हम लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। इनपुट और लॉसेस पता है तो इफिशियंसी पता हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये हमें सबको पता है। इनपुट पता है और लॉसेस पता है तो इफिशियंसी इस तरीका से निकालेंगे, और आउटपुट पता है और लॉसेस पता है तो इफिशियंसी इस तरीका से निकालेंगे। इनपुट आउटपुट पता है तो इस तरीके से निकालेंगे। अब बात आती है कि लॉसेस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। लॉस देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर में लॉसेस की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हमें पता है, ये लोड है। यहां पे वोल्टेज है V2 डैश, यहां पे वोल्टेज है V1। दिस इज R इक्विवेलेंट, दिस इज X इक्विवेलेंट। इसमें क्या है, R1 प्लस R2 डैश है। इसमें क्या है, X1 प्लस X2 डैश है। और यहां पे ये सीरीज ब्रांच हो गया, ये हो गया शंट ब्रांच। I2 डैश, दिस इज I0, ये हो गया IC, ये RC, ये हो गया XM। इसमें करंट है I, यहां करंट है I1, और यहां वोल्टेज है V1। ये ट्रांसफार्मर का अप्रॉक्सीमेट सर्किट मॉडल है। इसमें लॉसेस, यहां लॉस होगा और यहां लॉस होगा। इस लॉस को हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस, और इस लॉस को बोलेंगे ट्रांसफार्मर का कोर लॉस, या फिर ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस। इसको हम लिखेंगे PI, इसको हम लिखेंगे PCU। शंट ब्रांच रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफार्मर के कोर को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफार्मर में हुए कोर लॉस को। PI कितना होगा, PI होगा IC स्क्वायर इंटू RC, और कॉपर लॉस कितना होगा, I2 डैश स्क्वायर R इक्विवेलेंट। क्लियर? तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का पहला लॉस, कॉपर लॉस, और दूसरा लॉस ट्रांसफार्मर का कोर लॉस या आयरन लॉस। अब ये ट्रांसफार्मर का कोर या आयरन लॉस के दो घटक हैं। एक घटक है ट्रांसफार्मर के कोर का एडी करंट लॉस, और दूसरा घटक है ट्रांसफार्मर के कोर का हिस्टेरेसिस लॉस। कॉपर लॉस के बारे में हम सबको पता है, ये ट्रांसफार्मर का सीरीज रेजिस्टेंस है, इससे करंट फ्लो होगा तो
आई स्क्वायर आर लॉस होगा ही होगा। और कोर को हमने, कोर एक्चुअली मैग्नेटिक सर्किट है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट को हमने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट किया है, तो ये शंट ब्रांच बन गया। डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे ये शंट ब्रांच बन गया, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शंट ब्रांच बन गया। तो इसमें जो लॉस हो रहा है आईसी स्क्वायर आरसी, इसके दो घटक है, दो कंपोनेंट है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। बात करेंगे कि एडी करंट लॉस क्यों होता है। ट्रांसफार्मर के आयरन में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जिसमें सोर्स कनेक्टेड है, उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्टेड है। ये वोल्टेज किस नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करने के साथ साथ कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कोर कैसा है, कोर मैग्नेटिक कोर है, आयरन का कोर है, जो कि उसमें ईएमएफ कोर में भी इंड्यूस हो सकता है। तो कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कोर में लॉसेस भी होगा, और वो लॉस किस फॉर्म में होगा, उसका सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा। वो लॉस किस तरह से होगा, एडी, उसका सर्किट होगा एडी के फॉर्म में, इसलिए उस लॉस को बोलते हैं एडी करंट लॉस। और साथ के साथ कोर में क्या हो रहा है, कोर में मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एंड रिवर्स मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मतलब कि एक साइकिल में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, फिर कुछ देर तक डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है कोर का, और फिर अगले साइकिल में रिवर्स मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। यदि हम बीएच कर्व खींचे, आप सबको पता होगा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एच है, एच क्या होता है, एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन दोनों के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, और इसको बोलते हैं कोएर्सिटिविटी। ये क्या करता है, ये लूप है, पहले ये मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ। तो डीमैग्नेटाइज होने के लिए पहले जो मैग्नेटाइजेशन हुआ था वो जीरो हुआ, फिर रिवर्स मैग्नेटाइजेशन हुआ। मतलब ईच कंप्लीट साइकिल में इस तरह का कर्व बन रहा है। और ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है कोर में हुआ हिस्टैरिसीस लॉस को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट वॉल्यूम, ये रिप्रेजेंट करता है कोर में हिस्टैरिसीस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोर में क्या हो रहा है, कोर पहले एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर वो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर रिवर्स मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, फिर वो भी डीमैग्नेटाइज हो रहा है। मतलब उसमें लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है, ये जो बीएच कर्व है उसका एरिया उस हिस्टैरिसीस लॉस को पर यूनिट वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि कोर में जो लॉस हो रहा है वो दो तरह का, एक तो ईएमएफ इंड्यूस होने के चलते, और एक हो रहा है जो कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और रिवर्स मैग्नेटाइजेशन का साइकिल चल रहा है उसके चलते हो रहा है। ये प्रोपोर्शनल होता है, एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होता है। इसको पीएच यदि लिखे तो पीएच प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के। बी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ कोर है। उसके बाद बात करते हैं हम हिस्टैरिसीस लॉस की। हिस्टैरिसीस लॉस को यदि पीएच से रिप्रेजेंट करें तो हिस्टैरिसीस लॉस बी टू द पावर 1.6 एंड एफ, ये डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी के पावर 1.6 इंटू एफ पे डिपेंड करता है। दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम कैसे कर सकते हैं।
एडी करंट लॉस को कम कैसे कर सकते हैं? तो एडी करंट लॉस को सबसे पहले तो थिकनेस को कम करके कर सकते हैं, मतलब जो कोर मटेरियल है उसका थिकनेस को कम करके कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर का ये कोर है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है और उसका ये साइड व्यू है सपोज। तो इस सॉलिड कोर को हम लैमिनेट कर देते हैं एडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए, मतलब मटेरियल की थिकनेस को कम कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड एडी ईएमएफ है, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसके चलते एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? रो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। तो जब हम इसको लैमिनेशन में इसके सॉलिड कोर मटेरियल को, सॉलिड कोर आयरन को जब लैमिनेट कर देंगे तो एडी करंट से, एडी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा उसका लेंथ बढ़ जाएगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। सेकेंडली क्या करेंगे कि इसके कोर मटेरियल में सिलिका ऐड कर देंगे, सिलिकॉन ऐड कर देंगे। कितना? 3 to 4%। ज्यादा सिलिकॉन ऐड कर देंगे तो ये मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा। तो सिलिका ऐड करने से इसका जो कोर मटेरियल है उसका रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब टोटल उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक तो एल के चलते, एल से कैसे? लैमिनेशन से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके चलते एडी करंट का जो पाथ हो रहा है वो लंबा हो जा रहा है, वो अब कई पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो उससे चलते लेंथ बढ़ जा रहा है। और सिलिका ऐड करने से रेसिस्टिविटी बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि एडी इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, तो लॉसेस भी एडी करंट के चलते कम होगा। कैसे कम होगा? लैमिनेशन करने से, कोर मटेरियल को लैमिनेट करने से। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा सिलिका ऐड करने से एक और एडवांटेज है, हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाता है। सिलिका ऐड करने से हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एडी करंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, हिस्टेरेसिस लॉस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, ये हम बात करते हैं बोर्ड क्लीन करके। अब हम देखेंगे 3 नोट है। एक नोट है सेम वोल्टेज के लिए हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से, और सेम वोल्टेज के लिए यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो कोर लॉस डिक्रीज करता है। पहले देखेंगे एडी करंट, यहां पे एडी करंट डिक्रीज करता है, एडी करंट सेम रहता है। यहां पे मैंने तीसरा नोट, चौथा नोट नहीं लिखा, फ्रीक्वेंसी से वो इंडिपेंडेंट होता है, वो देखेंगे हम। मतलब कि जो टोटल कोर लॉस है वो डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से। कंप्लीट हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा नोट है कि ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल के लिए उस मटेरियल का चयन करते हैं जिसके बीएच कर्व का एरिया कम से कम हो। तो उसमें अभी तक जो मटेरियल हम लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो CRGOSS कर रहे हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील यूज कर रहे हैं मटेरियल, जिससे हमारा बीएच कर्व का एरिया कम आ रहा है। और सिलिकॉन ऐड करने से और लैमिनेट करने से उसका एडी करंट लॉस भी कम होगा। तो हम बात करते हैं पहले दूसरे की। वोल्टेज को सेम वोल्टेज रखें, वोल्टेज को स्थिर रखें तो हिस्टेरेसिस लॉस कैसे कम होगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है। ट्रांसफार्मर 1 में हमने डिराइव किया है V = 4.44 F∅m N, N1 और N2 जो भी है। इसका मतलब कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है φm और F के। क्लियर? ये B क्या होता है, फाई क्या होता है, फाई होता है B × A होता है। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं, यदि एरिया कांस्टेंट है, मटेरियल का एरिया कांस्टेंट है, डायमेंशन कांस्टेंट है,
तो हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, Bm लिख सकते हैं, मतलब वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू BMF हो गया। phi m is proportional to V upon F या Bm is proportional to V upon F। क्लियर है ये? अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस की। हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल किसके है? Bm पावर 1.6 इंटू F के। PH Bm की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया V अपॉन F, 2 पावर 1.6 इंटू F। अब ये क्या बन गया? PH प्रोपोर्शनल टू V टू पावर 1.6 एंड F का पावर कितना है? F का पावर है 1.6 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6। अब ये तो कांस्टेंट है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, कंडीशन हमने वही लिया है, यदि वोल्टेज कांस्टेंट हो। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। अब हमने हिस्टेरेसिस लॉस के लिए देख लिया, अब हम देखते हैं एडी करंट लॉस के लिए। एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होता है Bm स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर पे होता है। फिलहाल हम T स्क्वायर को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Pe प्रोपोर्शनल है Bm के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे किसको? V अपॉन F को इंटू F स्क्वायर। इसका मतलब Pe इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर इंटू F स्क्वायर। तो P क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। P हमेशा वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। PH यहां पे 1 मान लिया क्योंकि हमने वोल्टेज को स्थिर मान लिया, वोल्टेज को क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। और यहां पे यदि वोल्टेज को कांस्टेंट माने तो Pe हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं भी माने तब भी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वोल्टेज के स्क्वायर तो है ही। यदि वोल्टेज कांस्टेंट है तब तो P में कोई चेंज होगा नहीं तो वोल्टेज पे जाएगा। फ्रीक्वेंसी पे तो वो ऐसे भी एडी करंट लॉस तो वैसे भी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। लेकिन हमने क्या माना है? वोल्टेज को कांस्टेंट माना है। तो यदि वोल्टेज कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस में कोई चेंज नहीं हो रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो रहा है। तो क्या है? सेम वोल्टेज के लिए यदि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज होता है, और सेम वोल्टेज पे यदि कोर लॉस क्या होता है? डिक्रीज होता है यदि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, क्योंकि एडी करंट लॉस तो कांस्टेंट है। एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई चेंज नहीं हो रहा है। एडी करंट लॉस ओनली डिपेंड करता है वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो ये हमने देख लिया कोर लॉस के दोनों घटकों के बारे में एक ब्रीफ चर्चा कर लिया। अब हम आते हैं कॉपर लॉस पे। कॉपर लॉस क्या होता है? अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस की। डिनोट करते हैं इसको PCU से। कितना होगा ये? इक्विवेलेंट सर्किट के अनुसार जाए तो ये I2 डैश, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के अनुसार जाए तो ये I2 डैश R इक्विवेलेंट होगा। I2 डैश को ड्रॉप कर देते हैं हम, और 2 को भी ड्रॉप कर देते हैं, खाली I लिख देते हैं। अंडरस्टूड है ये। तो PCU प्रोपोर्शनल किसके हुआ? I स्क्वायर R इक्विवेलेंट के। इसका मतलब PCU बराबर हुआ, तो PCU
प्रोपोर्शनल किसके हुआ, आई स्क्वायर। क्लियर। PCU V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, वोल्टेज कांस्टेंट है तो PCU प्रोपोर्शनल किसके है, यदि वोल्टेज V है कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि PCU प्रोपोर्शनल है S स्क्वायर के, जहां पे S क्या है, आप सबको पता है एपरेंट पावर क्या है, ट्रू पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है मतलब, और रिएक्टिव पावर क्या है। जैसे इंपीडेंस ट्रायंगल होता है उसी तरह से पावर ट्रायंगल भी होता है। सपोज ये पावर ट्रायंगल है तो ये एपरेंट पावर होगा, ये एस होगा, और ये क्या होगा, इसको और हम एक्टिव पावर को ज्यादा बनाते हैं। एस का मतलब हो गया एपरेंट पावर। इसको डिनोट करते हैं P से। P को जनरली क्या लिखते हैं, VI cos phi लिखते हैं, और इसको लिखते हैं, ये क्या है, VI है, ये क्या है, VI है। VI है तभी तो स्क्वायर हुआ, और इसको क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू VI cos phi लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, VI sin phi। ट्रायंगल में होगा ही, जब विकर्ण VI है तो आधार क्या होगा, VI cos phi होगा, और लंब क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं Q से, और इसको बोलते हैं वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, और इसको बोलते हैं वॉट, और इसको बोलते हैं वोल्ट एम्प। वोल्टेज एम्पियर इसको बोलते हैं वोल्ट एम्प। तो आपको समझ में आ गया, ये क्या है, ये पावर फैक्टर का एंगल है, इसका cos फाई निकाल देंगे तो पावर फैक्टर हमें मिल जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर फैक्टर बराबर क्या हो गया, पावर फैक्टर बराबर हो गया cos फाई। अब cos फाई इसमें क्या है, cos फाई इसमें है P अपॉन S। cos फाई यदि रिएक्टेंस वाले ट्रायंगल से निकाले तो क्या होगा, R अपॉन Z। ये है एक्टिव पावर, ट्रू पावर, और ये है एपरेंट पावर। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि कॉपर लॉस जो ट्रांसफार्मर में होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एपरेंट पावर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की, और इफिशियंसी के मैक्सिमम कंडीशन की, मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम कब होगी, उसका कंडीशन क्या होगा, उसका हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता हो गया है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसको हम लिखते कैसे हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, या फिर आउटपुट, इनपुट क्या है, आउटपुट प्लस लॉसेस है, और लॉसेस। क्लियर। आउटपुट हमें पता है ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो VI cos phi होगा। ये आउटपुट कौन सा आउटपुट है, एक्टिव पावर है, ये एपरेंट पावर नहीं है, तो इधर भी आउटपुट हम लिखेंगे VI cos phi प्लस लॉसेस। अब लॉसेस कितना कितना हो रहा है, लॉसेस हो रहा है आयरन लॉस, कोर लॉस को PI से दिखा रहा है, कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोलते हैं, तो ये PI है। अच्छा मैं बताना भूल गया, ये रिलेटिवली कांस्टेंट होता है, इस पे आएंगे कैसे से कांस्टेंट होता है, वो इसके ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट से ही क्लियर हो जाएगा कि यदि वोल्टेज कांस्टेंट है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का वोल्टेज कांस्टेंट है तो PI कांस्टेंट होगा। आप देख सकते हैं इजीली, मैं आगे के लेक्चर में या इसके डिडक्शन के बाद वो क्लियर कर दूंगा। ये कांस्टेंट इन नेचर होता है। इसको सिंपल I लिख रहे हैं, I स्क्वायर R इक्विवेलेंट। ये कॉपर लॉस हो गया,
ये आयरन या कोर लॉस हो गया, टोटल लॉसेस कवर हो गया। अब दोनों तरफ हम आई से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v cos phi बटा v cos phi प्लस pi अपॉन आई से डिवाइड कर दिया है, और ये क्या बन जाएगा I R इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का मैक्सिमम कंडीशन कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकाल के, तो इसका मैक्सिमा निकालेंगे और जीरो के बराबर कर देंगे, और जो भी टर्म्स आएगा, जो भी कंडीशन आएगा, वो मैक्सिमा का कंडीशन होगा बराबर जीरो। इसका ये मतलब हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप सबको आता है डिफरेंशिएशन करना du by v का। du by v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, dt से करना हो सपोज, dx से करना हो सपोज, ये कैसे करते हैं, u डैश b लिखते हैं प्लस ub डैश लिखते हैं अपॉन v स्क्वायर लिखते हैं। यस और नो, फॉर्मूला यही है ना, u अपॉन v का, और सिंपल लिखते हैं uv डैश, इसको भी डेरिवेटिव बोलते हैं, डैश को डेरिवेटिव बोलते हैं। ये होता है ये डैश है। तो अब हम सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे i के टर्म्स में, लेकिन न्यूमरेटर में कोई i है नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू नीचे वाला पूरा टर्म, तो जीरो इंटू कोई भी टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस। अब हम नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिनोमिनेटर में पहला टर्म में आई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस पी आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अपॉन आई है, मतलब आई का पावर -1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पी आई नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आई आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म जो है, जो भी नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर जीरो, बराबर जीरो। तो ये इस साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर से हमें मतलब नहीं है, जीरो बराबर माइनस पी आई अपॉन आई स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट। ये हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन निकाल रहे हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट बराबर हो गया पी आई अपॉन आई स्क्वायर, मतलब कि आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पी आई। अब मैंने बताया था आपको पी आई कॉन्स्टेंट होता है, और ये है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस में बोलते हैं, मतलब कि कॉपर लॉस बराबर कोर लॉस या आयरन लॉस। ये कंडीशन आ जाए, या फिर तो ये किसका कंडीशन होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का कंडीशन होगा, मैक्सिमम क्लियर। अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं पीआई कांस्टेंट कैसे होता है। जल्दी से बात कर लेते हैं, कोई बड़ा चीज है।
ट्रांसफार्मर का अप्रोक्सीमेट सर्किट मॉडल है। चल रहा है क्या आपके? तो ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है जी। अब इसमें यदि VI कांस्टेंट है, इनपुट वोल्टेज प्राइमरी का वोल्टेज कांस्टेंट है, तो जो रेजिस्टेंस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, जिस मैग्नेटिक कोर को हमने शंट पैरामीटर से डिनोट किया है, शंट पैरामीटर से दिखाया है, तो इसके क्रॉस यदि वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसका पावर लॉस PI कितना होगा? V स्क्वायर, यदि ये V1 है तो V1 स्क्वायर अपॉन RC होगा। तो V तो कांस्टेंट माना है हमने, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है ट्रांसफार्मर का, तो PI क्या होगा? एज लॉन्ग एज, जब तक कि VI कांस्टेंट है, PI भी, कोर लॉस भी कांस्टेंट होगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या है? कॉपर लॉस बराबर कोर लॉस या आयरन लॉस बटा नहीं है, या है। वेरिएबल लॉस, कॉपर लॉस वेरिएबल होता है लोड के अनुसार, I स्क्वायर R बराबर वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस को, ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो हमने यहां पे एफिशिएंसी कवर कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की, टीजर या स्कॉट्टी कनेक्शन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। अभी हमने देखा कि कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर का प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसफार्मर के केवीए के स्क्वायर के, और देखा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का कब होता है? जब वेरिएबल लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, कोर लॉस के बराबर होता है, मतलब कि कॉपर लॉस बराबर होता है आयरन लॉस। तो अभी हम एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन डिराइव करेंगे, जिससे न्यूमेरिकल में हमें काफी आसानी मिलेगा। न्यूमेरिकल, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे हमारे। तो इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर का केवीए स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा PCU के। इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर का केवीए है वो PCU के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इसी में S ईटा मैक्स कर दें, S ईटा मैक्स कर दें, तो ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? उस PCU के लिए जहां पे ईटा मैक्स होगा। वो किसके बराबर होता है? PI के बराबर होता है। अब हम बात करें कि S हाफ लोड लिखते हैं, सपोज हाफ लोड केवीए किसके प्रोपोर्शनल होगा? रूट अंडर कॉपर लॉस हाफ लोड के प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह से केवीए फुल लोड प्रोपोर्शनल होगा PCU फुल लोड के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि केवीए एनी लोड, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? रूट अंडर PCU एनी लोड के। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो हम लिख सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए S ईटा मैक्स बटा S ईटा S एनी लोड बराबर रूट अंडर PI अपॉन PCU एट एनी लोड, क्योंकि PCU फिक्स नहीं होता, PCU लोड के साथ बदलते रहता है। इसका मतलब हो गया कि S ईटा मैक्स बराबर S एट एनी लोड इनटू रूट अंडर PI अपॉन PCU। इस इंपॉर्टेंट डिडक्शन से दिस इज वेरी इजी। केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, और एनी लोड का केवीए PCU एट एनी लोड के रूट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एविडेंट है। तो इससे, इस डिडक्शन से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के हम चैप्टर में बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का और स्कॉट्टी कनेक्शन टीजर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे आगे के ट्रांसफार्मर के पार्ट्स में। ओके, धन्यवाद।